हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी हमारी कैसे गति करती है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ये पृथ्वी चलती रहती है, घूमती रहती है। क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि ये एहसास नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूम रही है। हमें तो लगता है हम उसी जगह पर हैं मगर हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी अक्ष पर लट्टू की तरह घूमते रहते हैं। उनकी एक कक्षा है, उनका एक रास्ता है जिससे वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है। ठीक है, इसको समझते हैं, इससे क्या होता है पृथ्वी के घूमने से क्या होता है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर, अपनी ही धुरी पर या अपने ही अक्ष पर गोल गोल, जैसे हम चक्कर खाते हैं ना, चक्कर लगाते हैं गोल गोल अपनी जगह, एक ही जगह पर हम घूमते हैं, उसी तरह से पृथ्वी भी रोटेशन करती रहती है, परिभ्रमण, उसको कहते हैं परिभ्रमण। तो इसको कहते हैं घूर्णन गति इसकी। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। एक तो वो अपनी जगह पर घूमती रहती है, दूसरी वो जो सूर्य के चारों एक दीर्घ वृत्ताकार रास्ता बना है उसका, उस पर भी चलती रहती है, परिक्रमण करती है। तो जब वो उस रास्ते पर चलती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण। मतलब जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको कहते हैं परिक्रमा। जैसे हम कहते हैं ना, परिक्रमा क्या करते हैं, हम किसी चीज़ के चारों ओर घूमते हैं। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लो, या हम किसी मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के चारों ओर घूमते हैं तो उसको कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण जब हम अपनी जगह पर घूमते हैं उसको कहते हैं परिभ्रमण। तो जब पृथ्वी हमारी अपनी जगह पर घूमती है तो वो कहलाती है घूर्णन गति या परिभ्रमण, रोटेशन। और जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष जो है, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है पृथ्वी के बीच से। तो ये पृथ्वी जो है हमारी क्या है कि कक्षा तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है, सीधी नहीं है हमारी पृथ्वी, थोड़ी सी टेढ़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्षांश। इस झुकाव के पृथ्वी के, इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। तो अब हम देखते हैं कि इससे होता क्या है। तो एक जो पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी जो परिभ्रमण है, जो अपनी जगह पर अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है, तो वो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक बार घूर्णन पूरा करती है। एक बार अपना पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे। और घूर्णन की इस समयावधि को ही पृथ्वी दिवस कहते हैं। यही 24 घंटे हमारे यहाँ क्या होता है? एक दिन। ठीक, तो ये दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण। जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी गोल है, घूम रही है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है एक जगह। ये देखिए, आपको चित्र से भी समझ में आएगा। सूर्य अपना एक जगह स्थित है और पृथ्वी हमारी गोल गोल घूम रही है। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होती है, और उसके पीछे के भाग में जहाँ अंधेरा है वहाँ रात होती है। फिर हमारी पृथ्वी 12 घंटे में घूम के हम इधर आ जाते हैं तो हमारे यहाँ रात हो जाती है, उनके यहाँ सुबह हो जाता है। आधी पृथ्वी में रात होती है, आधी पृथ्वी में दिन होती है। तो इस तरह से हमको ये जो दिन और रात होते हैं वो किस कारण हो रहे हैं? वो पृथ्वी के अपनी जगह पर घूमने के कारण, घूर्णन गति के कारण। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि दिन रात क्यों होते हैं, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, परिभ्रमण करती है, तो उसके कारण दिन और रात होते हैं। अब दूसरी गति उसकी क्या है? दूसरी गति जो है वो वार्षिक गति है, वो साल भर में पूरी करती है। ये तो 24 घंटे में करती है, तो एक दिन हो जाता है। और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है उसको वो परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? 1 साल। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह 65 मतलब 365 और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं उसको।
एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब यही 300 तब वो पूरी करती है, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं, 365, और उस 6 दिन को हम नहीं गिनते, अलग रख देते हैं। इसी तरह अगर हम 3 साल देखें तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, और चौथे साल में अगर फिर वो 6 घंटे जोड़ दें तो कितना होगा, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है। तो यही 6 घंटे जो हम गिन नहीं रहे हैं, 365 दिन हर साल होते हैं हमारे यहाँ, वही 6 घंटे मिला करके चौथे वर्ष क्या हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो उस साल को हम क्या कहते हैं, उस दिन क्या, उस बार क्या हो जाता है, जो फरवरी माह का महीना है वैसे तो 28 दिन होते हैं, लेकिन हर चौथे साल फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कैसे होता है, क्यों कभी कभी फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है? तो कभी कभी नहीं, हर चौथे साल फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। वो क्यों हो जाता है ये हमने आपको बताया ना, क्योंकि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में परिक्रमा पूरी करती है। तो वही 6 घंटे 3 साल के और चौथे साल के जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं और एक दिन बन जाता है। तो जिस बार 29 तारीख होती है फरवरी के महीने में, उसको कौन सा ईयर कहते हैं, उसको कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं, लीप वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लीप वर्ष क्या है, तो आप बताएंगे कि हर चौथे साल जब फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है तो उस वर्ष को क्या कहते हैं, लीप वर्ष। तो ये आपको समझ में आ गया, लीप वर्ष, और ये ये पृथ्वी की वार्षिक गति समझ में आ गई। अब आप ये देखते होंगे कि कभी हमारा मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, होता है ना। तो और ये एक समय पे ही होता है, गर्मी आती है फिर बरसात आती है, फिर ठंडी आती है। ये क्यों होती है, ये ऋतु जो बदलती है, मौसम जो बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं ना, ऋतुएं आप जानते हैं, गर्मी ठंडी बरसात। तो ये किस कारण होती है, दिन रात तो समझ में आ गया। तो दिन रात होता है पृथ्वी की अपनी जगह पे घूमने के कारण, और ऋतु जो बदलती है वो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही ऋतु परिवर्तित होती है। और दूसरा कारण है 23.5 डिग्री जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, इन दोनों के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हर जगह बराबर दूरी नहीं है। जो इसका कक्षा बनी हुई है, जो इसका रास्ता बना हुआ परिक्रमा लगाने का, वो कहीं पर सूर्य के थोड़ा पास में है, कहीं पर दूर है। तो जब आप देखिए चित्र में भी आपको दिखाई देगा, तो जब इस परिक्रमा में पृथ्वी चक्कर लगाती है तो जब सूर्य के पास आती है तो उस समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो उस समय हमारे यहाँ गर्मी की ऋतु होती है। जब दूर जाती है तो कम मतलब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो ठंडी की, बीच में जब रहती है इधर ऊपर नीचे तो बीच का मौसम रहता है, बरसात और ये सब। तो ये जो ऋतुएं बदलती हैं वो पृथ्वी के जिस तरफ जाती है उनके कारण बदलती है, इस परिक्रमा मार्ग के कारण, उसकी दूरी जैसी पृथ्वी पर पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट रहती है, और इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। 3 जनवरी का वो दिन है जब यहाँ पर पृथ्वी आती है पास में, जहाँ से दूरी उसकी बिल्कुल ये है, निकट है बहुत, है ना, सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, तो उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातः और सायं काल के समय में भी दोपहर में ज़्यादा तेज होती है गर्मी, है ना, और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि सुबह शाम क्या होता है, तिरछी किरणें पड़ती हैं, है ना, इसलिए प्रकाश की तीव्रता कम होती है। और इस तरह से हमको दोपहर में सीधी तिरछी किरणें पड़ने के कारण तेज होती है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर अगर एक ही ओर रहता है तो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, झुकाव के कारण, है ना। 2 चीज़ों के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, एक तो पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और दूसरा जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, उस रास्ते पर परिक्रमा लगा रही है।
यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो परिक्रमण गति के बावजूद भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता और वर्ष भर क्या होता, दिन रात 12-12 घंटे के होते, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। लेकिन चूंकि वो झुकी हुई है पृथ्वी, इस कारण कहीं पर दिन बड़े हो जाते हैं, कहीं पर रातें बड़ी हो जाती हैं, कहीं पर दिन छोटे हो जाते हैं, कहीं पर दिन बड़े हो जाते हैं, कहीं पर ठंडा ही ठंडा रहता है, शीत ऋतु ही चलती है, कहीं 6-6 महीने सूर्य नहीं निकलता, कहीं 6-6 महीने दिन ही दिन होता रहता, रात नहीं होती है। तो ये सब परिवर्तन हमारी पृथ्वी के झुकाव के कारण हुए हैं। तो आपने देखा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता रहता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ताप देता है। तो हम देखते हैं कि जो 21 जून को सूर्य जो होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर, अभी हमने आपको पिछले में बताया ना, अक्षांश देशांतर में सब रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब समझाई थी। तो 21 जून के दिन जो होता है सूर्य कर्क रेखा पर, तो इसको कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। जब वो कर्क रेखा पर सीधी, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो उसको कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, उसको कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक ताप होता है और उत्तरी गोलार्ध में जो आर्कटिक वृत्त के ऊपर उत्तर पूरे भाग में दिन होता है, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है ऊपर तरफ, और आधा जो नीचे का हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ पर क्या होती है, शीत ऋतु। विपरीत होती है, अगर यहाँ ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ शीत ऋतु, यहाँ शीत ऋतु है तो वहाँ ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि तिरछी है। और आप देखते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, 21 जून को तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, लंबवत किरणें पड़ती हैं सूर्य की, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी मतलब किरणें पड़ती हैं। इस स्थिति को कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। तब दक्षिणायन चला जाता है और मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर ज़्यादा ताप होता है। तो अब दक्षिणी पूरे भाग में दिन रहता है और उत्तरी भाग में रात रहती है, उसका उल्टा रहता है। इसी तरह से आप देखें 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन होता है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मतलब सूर्य जो है कि तारीखें आपको याद रखना है कि 21 जून को वो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पर 2 तारीख है, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 दिन भूमध्य रेखा, जो बीच की रेखा हमने बताई थी विषुवत रेखा, इस पर सीधा चमकता है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। तो पूरी पृथ्वी इस समय दिन और रात की अवधि उस समय बराबर होती है, 12-12 घंटे के दिन होते हैं, 12 घंटे की रात होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ताप सूर्याताप होता है। इन तिथियों को क्या कहते हैं, विषुव। जो ये तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, इनको कहते हैं विषुव। और जो 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं, 21 मार्च की तारीख को, और 23 सितंबर को कहते हैं शिशिर विषुव। ठीक है, ये भी आपको रखना है, याद रखना है कि 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शिशिर विषुव। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, अब आप ये भी देख ले रहे होंगे कि 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, दक्षिणी ध्रुव झुक जाता है, तो यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिण ध्रुव पर दिन तथा उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया कि कैसे दिन रात होता है और कैसे ऋतु परिवर्तित होती है, और दिन रात की अवधि भी कैसे बढ़ती और घटती जाती है। कभी दिन बड़े हो जाते हैं, लंबी रातें हो जाती हैं, और कभी दिन छोटे हो जाते हैं, है ना। तो ये सब कैसे होते हैं। तो 21 जून की स्थिति में देखिए आप, अगर तो हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता है, इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि लंबी होती है और रातें छोटी होती हैं। तो 22 दिसंबर को इसकी उल्टी स्थिति हो जाती है। तब क्या होने लगता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियाँ इसके विपरीत होती हैं।
अर्थात वहाँ 21 जून को दिन छोटी अवधि का होता है और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का उल्टा होता है। जब इधर लंबी रातें होती हैं तो इधर लंबी दिन होते हैं, है ना। उधर छोटी रातें तो इधर छोटी दिन हुए, उल्टा चलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दिन रात और ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, इस पृथ्वी की गति के कारण होते हैं। अब आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और क्विज देना मत भूलिएगा, इसका क्विज बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज ज़रूर से दीजिएगा। धन्यवाद।